टॉपिक है सर आपका सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड में मैं वर्किंग की तो बात आपको अगर याद होगा लास्ट वीडियो में कर चुका हूं। हमने वीडियो की याद करें तो लास्ट वीडियो में एक कहा था कि सिंप्लेक्स का सवाल शुरू करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, सवाल के अंदर क्या क्या हम करें, कैसे कैसे काम करें, ये हमारी कंडीशन। कोई एक सवाल हम पकड़ लेते हैं, बताओ कोई एक सवाल अगर आपके निकाल लो आंसर दो, छोटा हो पहले मोबाइल होगा, नोट्स में हो, मोबाइल पे भी नहीं नोट्स इसको तो रहेगा नहीं। सवाल नहीं कहाँ से पकड़ के लाते हैं। और जो सवाल ऐसा है किसी कैलकुलेशन थोड़ी सी कर पाए टेप के नियम से आपने लिखना, इसीलिए तो गड़बड़ है हमेशा। वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर लिखते हैं। अरे कोई असिस्टेंट और प्रोफेसर सबका एक ही आता है, सबका हाथ पट्टे हाथ में प्रोफेसर तो है सर, मैं डिग्री जाता है। अब एक इस पेपर में सवाल आया कि सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, तो मैं कंफर्म कर दो कि कई बार बिग एम के सवालों में भी लिखा हुआ जाता है सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। गढ़वाल में 2007 के पेपर में ऐसा हो चुका है। वो गलती क्यों करी उन्होंने? वो गलती इसलिए करी उन्होंने क्योंकि वो लोग सिर्फ सिंप्लेक्स को जानते हैं, वो प्रॉपर्टी को जानते ही नहीं। तो सबसे पहली चीज अगर इस न्यूमेरिकल की मैं कहूं तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें तीन बातें देखनी चाहिए। नंबर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नंबर दो जो बी होता है वो, और नंबर तीन जो वेरिएबल है वो लार्जर इक्वल टू 0 है नहीं। और इसको देखने के लिए बंदे को एक ही बार में पता लगता है और वो एक ही बार में देख लेता है। अगर आप वीडियो देखेंगे लास्ट वाला ये बात समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से सबसे पहले मैं इसको चाहूंगा इसको पिकअप किया, जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले एक्स को कि भाई आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल है x1 और x2, दोनों के दोनों यहां क्या लिखे हैं लार्जर इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका कोई काम यहां पर अब नहीं। और सिंप्लेक्स में कोई सवाल है नहीं, किताबों में भी बिग एम और टू फेस मिल रहा है। क्या मिलेगा? सिंप्लेक्स में भी मिल सकता है, मिल ये सकता है। मान लो मैं लिख दूं x2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, x2 is unrestricted in sign। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप क्या करना, सवाल शुरू करने से पहले पुटिंग x2 बराबर x2 डैश माइनस x2 पूरे सवाल में, और इस जगह पर आप लिख देना वेयर x1 x2 डैश x2 डबल डैश लार्जर इक्वल टू 0। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई वेरिएबल हो सकता है दोनों के दोनों ही अनरेस्ट्रिक्टेड हो, बिग एम में है, आपको मैंने भेज दिया पूरी वीडियो, तो बिग एम में देखना एक सवाल है उसमें दोनों के दोनों वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है। अगर जितने भी होंगे सबको ऐसे लिखना है, कहने का मतलब सोच लिया ओके लिखा। अब सोचिए इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स में है या मिन में? मैक्स में है तो ओके, कुछ नहीं करना, लेकिन अगर मिन में है तो उसको मैक्स में बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर मिन जेड होता, मिन जेड बराबर मान लो 4x1 10x2 होता, तो मैं इसको सबसे पहले मैक्स जेड स्टार लिखता और यहां पर -4x1 -10x2 लिखता, जहां पर जेड स्टार का मतलब माइनस जेड। किसी भी चीज में माइनस लगाने से मैक्सिमम का मिनिमम हो जाता है, मिनिमम का मैक्सिमम। तो आप भी जानते हैं अगर ऐसा होता। और कॉमन क्या ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं करते हम लोग, ना क्लास में टीचर कर रहा है ना बच्चे। तो बच्चों को अच्छा क्या लगता है, फटाफट सवाल किया, सॉल्यूशन किया कि बहुत बड़े सवाल, दो सवाल किए थे, बहुत अच्छा समझ में आया। तो किंतु परंतु में बात ही नहीं कर रहा, और जिस दिन पेपर में फंसेगा वही तो तोड़ जाएगा उसको। यही तो है सावधानी। हर फिजिक्स के प्रैक्टिकल के नीचे लिखा है क्वेश्चन। वो अलग बात है कि हम उसे खाली लिखने में काम करते हैं, लेकिन वो है उस प्रैक्टिकल की सावधानी। यहाँ पर ये चीजें होनी जरूरी है। अगर मिनिमम मिलता तो ऐसा करता, नहीं मिला तो कोई इशू नहीं। ओके,
फिर मैं आऊंगा सर बी पर। बी मतलब 50, 100 और किस पर 90 पर, कि ये पॉजिटिव है या नहीं। मेरा काम यहां पर यह है कि बी जो होना चाहिए वो लार्जर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नेगेटिव है, सिंप्लेक्स में तो नहीं मिलेगा आपको, अगर कोई नेगेटिव है तो मिल जाए तो भाई नॉलेज है ना, तो आदमी भाई बिल्कुल अगर मिल गया तो फिर करना जरूर पॉजिटिव, चाहे क्वेश्चन भी किसी और फॉर्म का बन जाए, सिंप्लेक्स से बिगन चला जाए उसमें, लेकिन अपने नियम से नहीं हटना। पता लगा आप हेडिंग के चक्कर में नियम के विरुद्ध काम करने लगे। बी हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। इन केस अगर नेगेटिव है, मान लो अगर इक्वेशन होती 2x1 + 5x2 लार्जर इक्वल टू -100 होता है या लेस देन इक्वल टू -100 होता, कुछ भी होता। तो मेरा काम क्या था सर, माइनस से मल्टीप्लाई करता उस इक्वेशन को, और सबसे पहले इनइक्वालिटी अगर लार्जर होगी तो लेस देन होगी तो रट जाएगी। इसको पॉजिटिव करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। जितनी बातें मैंने ये बोली है, किसी लिखे हुए सवाल में ये करने के लिए मात्र 10 से 12 सेकंड लगते हैं, तो सब कुछ तो दिख ही रहा ना आपको। इस सवाल में तो कुछ भी नहीं करना, ना ये है ना ये है ना ये है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि अगर किसी सवाल में ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा काम करेंगे, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। कंफर्म है कि बात? जब भी किसी का पढ़ाओगे ना टॉपिक समझाओगे, सबसे पहले हो सकता है भाई इससे कोई अच्छा तरीका हो या कोई और बात हो, लेकिन सबसे पहले उसे उसके इफ एंड बट समझाओगे, सीधा सवाल शुरू नहीं कर दोगे आप। जैसे क्लास में टीचर ने क्या गलती करी होगी दिग्विजय जी ने, उन्होंने क्वेश्चन लिखा होगा शुरू कर दिया होगा सवाल, उन्होंने यही नहीं बताया होगा कि इनकमिंग क्यों है, इनकमिंग ऐसा नहीं ऐसा क्यों है, ये नहीं होने पर ये क्यों होता है। इतनी बात ना कोई सुनना चाहता है ना करना चाहता है। जब ये सब बातें होंगी ही नहीं तो हमें खाली कैलकुलेशन भी ना समझ नहीं होगा, और कैलकुलेशन भी नहीं करते, हम टेप देते हैं किताब से, वो भी क्या काम। जैसे इनकी मैडम ने वहां लिखा दिया इनको एल्गोरिथम 3 बनने अंग्रेजी में पूरा लिखवा दिया, आई एम दिस आई एम दिस आई एम दिस। मैंने कहा ये तो बताओ कि न्यूमेरिकल करना है तो उस न्यूमेरिकल में इस लाइन में कहाँ मतलब है, 3 पेजेस लिखवाए थे। फिर वो अननेसेसरी पढ़ाई करा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना बहुत अच्छे लोगों से पढ़ा है, सिस्टमेटिक वे में आया। हम लोग आए हैं घास काट, मतलब खुद पढ़ना पड़ता है तो अपने फंडे खुद ही बनाने पड़ते हैं, तो ये रेगुलर फंडे नहीं चलते, सिस्टमेटिक नहीं चलता। अगर धोनी ने अपना हेलीकॉप्टर बनाया है तो वो अपने आप बनाया ना, उसके लोग पढ़ा रहे हैं वो सही हैं, वो सही क्या नाम है, शुभम खान बोल, और एक पहले प्रदीप सर थे, आकाश में पढ़ा हुआ, प्रदीप भी बड़े, आकाश रावत, आकाश राठौड़, हाँ सर वो मुझे पढ़ा वो लास्ट टेस्ट किसी को टॉपिक पढ़ा था, क्रैश कोर्स ले रहा था। नहीं वो मेरा स्टूडेंट है, मैं इससे पूछ रहा हूँ ठीक है बेटा। ओके, अब आते हैं सवाल, क्योंकि ये टॉपिक सबको ऐसा लगता है कि हम करा देंगे, हम कॉन्फिडेंस हैं। और अभी जो बीएससी फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस आया है उसमें 3rd सेम 4th सेम 5th सेम 6th सेम में 2 किताबें हैं। मैं तब आएगा जब आगे का सिलेबस ऐसा है कि पढ़ने और पढ़ाने वालों को 5-6 घंटे दो, और एमएससी में भी हुआ कुछ चेंज। 4th ईयर करेगा वो पूरी ऑनर्स करेगा तो वो 4 किताबें करेगा एक साथ, फिर मैं भी पढ़िया लगेगा। एमएससी में बदलाव उसका लोग कितना करते हैं कि अब बाहर एमएससी 1 साल की है, हो सकता है यहाँ भी भविष्य में एमएससी 1 साल की हो जाए, क्योंकि बीएससी में तो पढ़ ही लेगा 1 साल बाद तो। ओके, अब हम लोग सिंप्लेक्स मैथड, क्योंकि उन्होंने एक नया नियम निकाला है कि जो बीएससी करेगा वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ जी, ये एक अच्छी बात है, डायरेक्ट बीएससी। पर जैसे हमारे यहाँ है ये पीएचडी का है, कुछ भी कर लो सर, तो बीएससी 3 साल वाले भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, उनको फिर प्रोसेस में जाना पड़ेगा एमएससी में। 4 साल वालों को नहीं, फिर उनका तो 2 साल का हाँ पता है, जिसकी बीएससी 4 साल की उसी करती है। तो बीएससी एजी वाले कर लेंगे, सीधा पीएचडी कहाँ पढ़ा हो? ठीक है, इस सवाल में सब कुछ ओके है, तो अब क्या करना है सर, हमें बनाना है स्टैंडर्ड एलपीटी। स्टैंडर्ड एलपीटी का मतलब होता है जो बातें हमने करी वो सही हो जानी चाहिए और ये सारी इक्वेशन इक्वल में होनी चाहिए। जब इक्वल में बन जाएंगे तब बोलेंगे उसे स्टैंडर्ड एलपीटी, और तब जाके आप उस पर सिंप्लेक्स लगाओगे, उससे पहले सिंप्लेक्स का कोई नामो निशान नहीं होगा।
अब इसको इक्वल में करना है, तो आपको मैंने सिखाया था सिलेक्ट वेरिएबल एंड सरप्लस। और सरप्लस। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि सरप्लस का इस्तेमाल सिंप्लेक्स में है ही नहीं, और जिस सवाल में सरप्लस का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना वो सवाल सिंप्लेक्स से कभी हो ही नहीं सकता, चाहे ऊपर हेडिंग लिखी भी आ जाए सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, भूलना नहीं इस बात को। चाहे कोई कुछ भी कह दे सामने से आके, पीछे से कितनी आवाज दे दे, पीछे मुड़ के नहीं दे, अगर सिंप्लेक्स लिखा है और सवाल के नीचे सरप्लस वेरिएबल लग रहा है, तो वो सवाल कभी भी सिंप्लेक्स से नहीं होगा अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो। मैं कंफर्म कर दूं, आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो, क्योंकि आइडेंटिटी जब नहीं बन रही होती है तो हमें क्वेश्चन में आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाना होता है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल जहां लग गया वहां तो बिगेन से होगा या टू फेज से। तो 2009 और 7 में गढ़वाल वालों ने क्या किया, मैं आज तक वो दिन नहीं भूला, 7 में सिखाया था उनको, 8 में सिखाया, 9 में सिखाया, फिर भी गलती कर दिया। उनके क्वेश्चन में लिखा था सॉल्व बाय सिंप्लेक्स, नहीं क्वेश्चन जो था वो बिगेन से था, उन्होंने भाई साहब बी को ही नेगेटिव कर दिया, जो लार्ज देन था उसे लेस देन कर दिया। अब नेगेटिव वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और बाद में कह रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म से, कैसे हो जाएगा? तो इसलिए सिंप्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि बिग एम और टू फेज भी सिंप्लेक्स ही है, उसका पार्ट है, उसकी ब्रांच है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिंपल सिंप्लेक्स। मैं सिंपल सिंप्लेक्स बोलता हूँ, और जो बिग एम टू फेज है वो थोड़ा सा एडवांस सिंप्लेक्स है। अब इसमें करना है क्या, ऐसा इनको इक्वल करना है, तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज बाद में लिखेंगे। 2x1 plus x2 plus x3 is equal to 50। तो हमने सिलेक्ट वेरिएबल कब लगाते हैं सर, जब हमारी इक्वेशन लेस देन इक्वल टू b हो, b पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में इक्वल करने के लिए वी हैव टू ऐड अ वेरिएबल इन पॉजिटिव फॉर्म, सिलेक्ट वेरिएबल कहते हैं इसे। तो इस जगह पर गौर करें, हमने लगाया इस वाली इक्वेशन में 2x1 5x2 plus x4 is equal to 100, और इस वाले में लगाया 2x1 plus 3x2 plus x5 is equal to 90। एक जैसा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लास में आपके टीचर क्या लगाते हैं पता है, S1 S2 S3, उनको किताब की वो अलग से पढ़ी हुई है, तो वो उसे कॉपी पेस्ट को भूलते नहीं होंगे। लेकिन आप मत लिखिएगा, आप यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, वेयर x1, x2, x3, x4, x5 larger than equal to 0 and लिख दीजिए x3, x4, x5 are क्या, select variables। कंफर्म है बात? ठीक है। अब इसी को और मॉडिफाई करो तो कायदे से इसे ऐसा लिखोगे, मैक्स जेड इज इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2। जो सिलेक्ट वेरिएबल होते हैं उनको जेड के अंदर जीरो कोफिशिएंट के साथ लिखना है, और सरप्लस को भी लिखते हैं ऐसे, इसको लिखो 2x1 5x2 x3 x4 नहीं है तो 0x4 x5 नहीं है तो 0x5। थोड़ा प्रॉपर वे में अगर लिख लिया जाए तो बात बन जाएगी। इनने हर जगह भाई साहब 2x1 दे रखा है यार, समझ नहीं आ रहा, नीचे वाला ऊपर टेक के हो आज नहीं समझ। ये किताब तो कौन सी है भाई, तो सीधा उन्हें 3 वेरिएबल का सवाल ही मिला, 2 वेरिएबल का नहीं सिखाया आपने पहले, सीधा 3 वेरिएबल का सिखा, मतलब 3 इक्वेशन का सिखा दिया। अबे अकलमंद आदमी से बोलता पहले पढ़ाना हो तो पहले 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल लिखता, फिर 3 इक्वेशन की धीरे धीरे एक्सपेंड करता, पहले झोला बना के बैठे और उतने वाले दिमाग की बुद्धि जाएगी। तो सर मई में पेपर हो गए, क्रैश कोर्स का भी टाइम नहीं मिले। पिछली बार तो कहीं था 2 बार क्रैश कोर्स करा। अरे सर इन्हें तो और बढ़िया टाइम मिलेगा, अब तक कराना भी ना, सीधे क्वेश्चन दे देंगे क्रैश को। देखो ये बात तो क्लियर है आपको, वो जो बन गई ना वो स्टैंडर्ड एलपीपी है, स्टैंडर्ड। बस अगर उसमें आइडेंटिटी नहीं बनी है तो आर्टिफिशियल लगाएंगे, और बनी है तो कुछ नहीं करेंगे। और देखो उसमें आइडेंटिटी बन गई है, x3 के कॉलम को देखो 1 0 0, x4 के कॉलम को देखो 0
010 और x5 को देखो 001। कोई आपसे पूछे कि तुमने सेलेक्ट लगाया तो क्या बिना सेलेक्ट लगाए काम कर सकते थे? अगर किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी पहले से बन रही हो तो वहां लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर इस तरह से इट इज स्टैंडर्ड, और ये अपने आप में स्टैंडर्ड एमपीपी है, और इस हिस्से को इसके साथ इंक्लूड कर दीजिए, ये बन गया इट इज स्टैंडर्ड एमपीपी। बेटा ओके सर, आज से लगेंगे जब आएगा टाइम में। फिजिक्स वाले ने कह दिया बोला जिसकी 50 100 फिजिक्स वाला 55 कह रहा था, ऐसे तो 50 नहीं सही है। 10 वाला सर की मैं कोई कुछ नहीं कर ठीक है। अब आते हैं ये काम करने के लिए किसी भी बंदे को 2 मिनट से 1.5 मिनट से लेकर ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं यहाँ बार बार समय की बात कर रहा हूँ, स्पीड बड़ा मायने रखती है। जिस बंदे की प्रैक्टिस नहीं है, तेजी नहीं है, वो बंदा फंसेगा इसके ऊपर। हमने इतनी देर में क्या बोली 15 मिनट में ये बात है, लेकिन ये बातें बोलनी नहीं है आपको, किसी को पता है अपने काम का। कितने क्वेश्चन आओगे सर इसके? मान के चलो ऐसे 15 नंबर 3-4 न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, 3 न्यूमेरिकल तो पेपर में हो ही सकते हैं किसी और मेथड के बीच। हाँ तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको मान के चलो कि 20 मिनट 25 मिनट एक सवाल लेता है, तो कई बार 1.5 घंटे में 3 सवाल होते हैं, और कई बार फंस गया सवाल तो फिर सारा रहता है। इसलिए कहते हैं ग्राफ को, कॉन्वेक्स को और ड्यूलिटी के थ्योरम ऐसे करके चले जाओ ताकि सेफ एंड साइड वो काम को फटाफट निपटा दो। फिर न्यूमेरिकल क्या है? 20 नंबर का नहीं 10 नंबर का है, न्यूमेरिकल तो इतना आता है। ठीक, अब हम चलते हैं सर सवाल की सेकंड स्टेज पे। इतना काम हो गया, ओके है सवाल। जब तक ओके का मतलब है आइडेंटिटी बन चुकी है। अब आप लिखते हैं हियर, ध्यान देना सीजे। सीजे मतलब होता है सर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन जेड। मतलब ये लाइन लिखनी नहीं है पेपर में, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 4 n 0 0 0, जिसको आप चाहो तो C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है, अब आते हैं सर मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स से सब दिख रहा होगा था आपको 2 2 2 1 5 3, अगला है सर 1 0 0, अगला है 0 1 0, अगला है 0 0 1। मैं समझता हूँ कि लिखने में कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप लिखो मत, आप सिर्फ बोर्ड को समझो। मैं चाहता हूँ कि आप ये लिखने वाला काम मत, लिखने में फिर आप समझ नहीं पाओगे। वीडियो में है, आप बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमने ए लिख लिया सर। ए लिखने के बाद सर अब लिखते हैं कैपिटल बी। कैपिटल बी का मतलब होता है बेसिस मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन एक चीज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, शायद 10 में से किसी एक सवाल में मिलेगा प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कई बार आगे पीछे भी जाते हैं। बिग एम और टू फेस में कई सवाल ऐसे मिलेंगे, तो वहां पर जब लिखेंगे बी को तो क्रम से ही लिखेंगे। क्रम से मतलब है पहले 1 0 0 आएगा, फिर 0 1 0 आएगा, फिर 0 0 1 आएगा। मतलब पहले थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम, फिर फिफ्थ कॉलम। ये किसका एलिमेंट है? x3। ये कौन है? x4। ये कौन है? x5। बेसिक वेरिएबल के टेबल में नाम लिखते हैं तो उसी क्रम में लिखने होते हैं। बिग एम में सवाल है, उसमें क्या है? x3 x4 x5 लिखा, x5 पहले आता है, 3 और 4 बाद में। तो कई बच्चों को बस यही गड़बड़ होती है, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं होती। फिलहाल अगर आप बात करें
तो अगर ये अपने आप में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 है, तो साफ दिख रहा है कि ये अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, 3 4 5 क्रम से। इसके बाद देखते हैं सर स्मॉल बी है सर 50, 100 और 90 लोगे इसलिए। फिर इसके बाद निकालते हैं सर एक्स बी, ये होता है सर फिजिकल सॉल्यूशन, यहीं से निकलता है सॉल्यूशन। और बी इनवर्स बी आप खुद ही सोचिए, जो फिजिकल होगा वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसीलिए एक्स बी कभी किसी सवाल के किसी टेबल में नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव है तो गलती है आपकी। और इस जगह पर बी इनवर्स बी अगर पहली बार में देखो तो पहली बार में तो बी के बराबर ही आता है, लेकिन हर बार ये चीजें निकलेंगी नहीं, तो टेबल से ही निकालेंगे 50, 100 और 90, फाइनली वैल्यू आ गई 50, 100 और 90। ये हो गई। इसके अलावा अगर एक चीज और निकाल सकते हो, मोस्ट वेलकम सीबी, वीडियो में पूछा निकालना था हमने, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन जेड, तो गौर करें 0 0 0, C3 C4 और C5 जो आइडेंटिटी बना रहे हैं उनकी जेड के अंदर कोफिशिएंट, उसे हम सीबी कहते हैं। तो इतना काम बड़ी स्पीड से 1 मिनट में ये भी हो जाना चाहिए, तो मतलब 1.5 से और 1 लगभग 3 मिनट में यहां तक आपको पहुंचना है सही सलामत, पूरा होशो हवास में तरीके से। ठीक है जी, इतनी बात होती है। अब आते हैं सर टेबल्स, सिंप्लेक्स टेबल है, सवाल अब शुरू होता है। ये टेबल में कौन कहां लिखा है वो आप याद कर लीजिए, अपने अपने हिसाब से और कोई लिखता है, लेकिन आपको अपना हिसाब बनाना है कि आप कैसे लिखते हैं। एक लाइन यहाँ खींचते हैं, यहाँ लिखते हैं b डॉट b बेसिक वेरिएबल, जो कौन है x3, और इस टेबल के अंदर सारे वेरिएबल कैपिटल में लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखें। फिर लिखते हैं cb 0 0 0, x3 का कोफिशिएंट z में देखो, x4 का कोफिशिएंट z में देखो, x5 का कोफिशिएंट z में देखो, मतलब यहाँ लिखे बिना भी आप बाद में लिख सकते हो, इस लाइन को तो इस कॉलम को तो 0 0 0 को वहां सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आता है इस जगह पर XB है आपका 50, 100 और 90। फिर आता है सर X1, X2, X3, X4, X5। जो A है आपका A 2 2 2 1 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया सर। यहां लिख सकते हो Z इज इक्वल टू होता है CB इंटू XB, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करके जोड़ दो, जो आएगा वो। ठीक है ना, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे गुणा करो, जो CB इंटू XB जोड़ दो, ये काम तो पूरा होना चाहिए। अब गौर करिएगा, ऊपर लिखते हैं CJ कितना है सर, x1 का 4, इसका 10, इसका 0, इसका 0, इसका 0। ठीक है, यहां लिखते हैं सर मिनिमम रेशो, और ध्यान रखिएगा XB अपॉन XK और XK लार्ज देन 0, ऐसा लिखिएगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है, बोलिए तो ना। इतना काम मैंने कहा 3-4 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। सवाल अब शुरू होगा, ध्यान रखिए, सवाल अब शुरू होगा। और सवाल में होना क्या है, सवाल में ये होना है, क्योंकि ये जो आंसर है 50, 100, 90 ये फिजिकल सॉल्यूशन है, लेकिन ऑप्टिमल है नहीं, तो ऑप्टिमल कैसे पता लगेगा, वो उससे बोलना स्पीकर से। ऑप्टिमल कैसे पता लगेगा, यहां से पता लगेगा।
ये है सर आपकी मैडम ने या सर ने जो क्लास में आप लोगों को सर क्या एक्स पे क्या है एक्स के हैं? बताओ कभी एक्स क्या है। हमें ये निकालने पड़ेंगे डेल डेल 1 निकालना है, डेल 2 निकालना है, डेल 3 निकालना है, डेल 4 निकालना है, डेल 5 निकालना है। अगर ये सारे डेल 0 या 0 से बढ़ जाते हैं तो ये नीचे उल्टा करते हैं, 0 या 0 से कम आते हैं, उनका फॉर्मूला बदल जाता है। तो हमारा क्वेश्चन खत्म। समझ लो जो आंसर है वो ऑप्टिमल है, ये इसकी पहचान है। डेल से पता लगेगा तो डेल निकाल के देखिएगा, एक भी नेगेटिव आएगा तो सवाल चलेगा और सारे पॉजिटिव या 0 आएगा तो सवाल वही रुक जाएगा। तो ये प्रोसेस है छानने का, एक टेबल से अगले टेबल, अगले टेबल से अगले टेबल करते 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 फाइनली लास्ट में टेबल आएगी, वो आपका फिजिकल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। वहां पे पुटिंग करने की जरूरत नहीं, वही आंसर फाइनल है। लेकिन वो कब रुकेगा? जब सारे डेल हमारे पॉजिटिव या 0 हो। देखो आइडेंटिटी का डेल तो कभी भी निकालने की जरूरत समझिएगा मत, ऑलवेज 0 आता है। अगर किसी का 0 नहीं आ रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ है। अबे डेल निकलते कैसे? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा। डेल जे का फॉर्मूला होता है सर CB इंटू XJ माइनस CJ, ये फॉर्मूला। तो मुझे अगर डेल 1 निकालना है तो फॉर्मूला होगा CB इंटू X1 माइनस C1। CB की वैल्यू है 0 0 0, X1 की वैल्यू है सर 2 2 2 और C1 की वैल्यू है सर 4। वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई कर -4 की आएगी, 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0। हम तो ऐसे करते हैं 0 इंटू 2 0 इंटू 2 0 इंटू 2, तीनों को जोड़ा और ऊपर वाले को माइनस। ये कई टीचर ऐसे करते हैं फॉर्मूले। सर पहले सीधे ले रखा। हाँ हाँ मैं समझ गया, उन्होंने गुप्ता की किताब से किया तो जो जितना लेटेस्ट होगा ना वो जो जितना आ रहा है, जैसे पढ़ के आ रहा है वैसे होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें जो भी काम करना है उसका फॉर्मूला ये है। इसे लोग क्या करते हैं, उनका +4 आ रहा होगा। हम कह रहे हैं सारे पॉजिटिव और 0 होने चाहिए, वो कहेगा सारे नेगेटिव और 0 होने चाहिए। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। बस वो बता नहीं रहा है, वो डिस्कस नहीं कर रहा है कि वो आपसे बहस करे तो कहना सर आपका फॉर्मूला ये वाला था, मैंने ये लगाया था। ठीक है मेरी बात? ये फॉर्मूले का अंतर है और वैल्यू करनी है, चाहो तो आप कर दो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी रहेगा इस्तेमाल कर सकते। ओके, ऐसी डेल 2 निकालना है। डेल 2 का फॉर्मूला है सर CB X2 माइनस C2। मैं कंफर्म करूं इसकी वैल्यू -10 आएगी। ठीक है ऊपर वाला मैं 0 इंटू 1 0 इंटू 5 0 इंटू 3 0 ही आएगा, जोड़ोगे ऊपर वाला फास्ट कैलकुलेशन करनी है। ऐसे लिख के तो एक बार दिखाओगे, बार में दिखाओगे तो निकल भी नहीं जाएगा, फिर तो सवाल एक घंटे में नहीं होता। टीचर तो करता ही नहीं, टीचर तुरंत टेबल देखता है। क्लास में सवाल पूरा कराया उन्होंने सर कराया हैं? सही नहीं कराया सर। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि कैलकुलेशन से डर लगता है, कोई चीज हम क्लियर नहीं कर रहे, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं तो सामने वाले को कहाँ से लाओगे? इसलिए कैलकुलेशन जो नहीं करेगा वो उस टॉपिक को मरेगा। इतनी बात तो क्लियर है। तो आपके टीचर का +4 और +10 आएगा, मेरा -4 और -10 आएगा। यहां से पता लगता है कि सवाल आगे चलेगा या नहीं। तो ये सवाल आगे चलेगा क्योंकि तो 2 नेगेटिव है, दिख रहा है 2 नेगेटिव सर। उनके में तो दोनों पॉजिटिव अरे क्या आए, चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा? उनका फॉर्मूला ये है, उनका प्लस चलेगा सवाल, उनका जिस दिन 0 और माइनस आ जाएगा सवाल रुक जाएगा। कहां ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, चीज हुई। ठीक है ना? अब ये सवाल आगे चलेगा तो होना क्या है? होता क्या है? इन दोनों में से एक बंदा कौन है? X1 और ये बेसिस में जाएंगे। बेसिस मतलब इस जगह पे, और जो बेसिस में जाता है वो क्या बनाता है? आइडेंटिटी। तो इन तीनों में से एक बंदा अपनी जगह छोड़ेगा तभी तो आएगा। ये कोई भारतीय रिएक्टर है नहीं कि जहाँ 4 लोग बैठते हैं और भी सकते 8 बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। 3 सीट क्या 3 ही बैठे। तो इन तीनों में से एक बंदा बाहर निकलेगा, लेकिन पहले इन दोनों में से जाएगा कौन ये तय करना है। तो जो मोस्ट नेगेटिव होगा और आपके टीचर का मोस्ट पॉजिटिव होगा वो होगा सर इनकम।
देखिए क्या बताता है यहाँ पर, हियर x2 इज इनकमिंग वेक्टर, लिखेंगे ये बात, ऐसी बात नहीं। नेगेटिव वाला कौन सी बुक में है सर फॉर्मूला? ये एसडी सर्वर हर बुक में है, आज ही समझा देंगे जाकर। हाँ उन्हें बताना पड़ेगा। एसडी सर्वर की बुक में है और वो खुद ही कह देगा। और वो जो करा रहे हैं वो गुप्ता प्रकार मतलब कृष्णा प्रकाशन की गुप्ता राइटर की बुक से करा रहे हैं वो, जो क्योंकि सब सीसीएस के पढ़े हुए होंगे सारे वो। हाँ वही है। हाँ वो सीसीएस वाले सारे वो पाइवट एलिमेंट तरंगन क्या कह रहे हैं? हाँ तो पीवट एलिमेंट। पीवट सच्चा है, की एलिमेंट बोल रहा है, आसान तरीका है, की एलिमेंट वर्ड है, ठीक है ना। पाइवट या पिवोट एलिमेंट को पिवोट ही बोलते हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल हमने यहाँ पर तय कर लिया सर कि -4 और -10 में से मोस्ट नेगेटिव कौन है? -10, इसलिए हमने कभी कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा दोनों -10 आ जाते हैं। अब कोई टीचर की बात करता ही नहीं, जब पेपर अंदर चलता आपने क्या दोनों में से यस सर। लेकिन यहाँ अगर दोनों में सेम मेथड है, बिगनर्स मेथड है, ये सब चीजें पता होगी ना, इस टॉपिक में कुछ नहीं है सर, सिर्फ कैलकुलेशन और कॉन्फिडेंस की बात है और कुछ नहीं है सर। लेकिन जितना हम सीख रहे हैं वो किस्मत हमारी है कि काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ इनकमिंग को पता लग गया। अब जाएगा वो 3 जाएगा या 4 जाएगा या 5 जाएगा, अगली टेबल बनेगी तो 2 लिखा जाएगा इनमें से किसी एक जगह। तो ध्यान देना यहाँ पर आप कह रहे थे x के क्या है, तो x के यहाँ पर ये है। अब जो कॉलम दिख रहा है इनकमिंग है ना, वो अरे खास बात देख रहे हो यहाँ पर, अगर इस लाइन में कहीं पर माइनस होगा ना तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो अनपढ़ टाइप के बच्चे होते हैं वो सब कुछ कर देते हैं, मतलब सही करा नहीं, क्या हो गया एक्स भी मेरा नेगेटिव आ गया, देखो क्यों होगा, ऐसे बताऊंगा क्या। पहले हम करते हैं एक्स भी 50 के सामने 1 है, 50 बटे 100 के सामने 5 है, 100 बटे 5, 90 के सामने 3 है, 90 बटे 3, और मैं समझता हूं ये 50, ये आ गया 25, 20 और ये आ गया 20। तो मैं अपने आप में पूरा देख रहा हूं कि 20 ही मिनिमम है या नहीं है? कौन है? तो सर जी ये आपका पढ़ोगे, आप लिखोगे हियर x4 इज आउटगोइंग वेक्टर। इतनी बात क्लियर? जो आपके टीचर कह रहे थे पिवोट या पाइवोट, तो देखो हम तो ऐसा नहीं करते कि बात x4 गया x2 आया, बीच में कौन फंसा? 5, या फिर किसको डिवाइड करके 20 आया, मिनिमम आया 5। तो इस कॉलम के अंदर होगा पाइवोट। कई तो ऐसे भी करार होते हैं, कॉलम ये वाला होता है, पाइवोट यहाँ होता है। तो पेपर तो 2 दिन पहले करेगा तो कुछ भी कर सकता है ना, वो तो खुद ही नहीं पता होता कर क्या। जो कॉलम इनकमिंग है 1, 5 और 3, अगर तीनों पॉजिटिव है तो उनमें से कोई एक आपका की एलिमेंट होगा, और अगर इनके बीच में टाई हो जाए तो फिर मेथड है डिग्नर्सी, वो भी फिर बाद में करेंगे, उसमें कर देंगे। तो गौर करिए हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके तय हो गया सर कि ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है। जब अगली टेबल बनाएंगे यहां पर x4 की जगह क्या आएगा? x2। लेकिन इतना आसान नहीं है सर, जो यहां आएगा उसको भी x4 की तरह क्या बनाना पड़ेगा? 0, 1, 0 बनाना पड़ेगा। जो कॉलम जाएगा आइडेंटिटी का सेम उसी फॉर्म में, इसीलिए इस पाइवोट एलिमेंट को हमें 1 बनाना पड़ेगा, पाइवोट एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा, और 1 बनाने के बाद इसके ऊपर और इसके नीचे क्या करना है? बच्चे क्या बोली, मैंने तो इससे इसे 0 कर दिया, इससे इसे 0 कर दिया। आपने कहा था कि ऐसा बनाना, उसी पाइवोट एलिमेंट जो नाम ले रहे हो की एलिमेंट, उसी एलिमेंट से ऊपर भी 0 करना, उसी एलिमेंट से के बाद हमने अलजेब्रा में सीखी थी मैट्रिक्स का, खुद से कुछ नहीं करना। तो इसलिए इस 5 को हमें 1 बनाना है। कोई कहेगा कि 1 पहले से हो तो कुछ नहीं करना, लेकिन 5 को 1 बनाने के लिए 4 से माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो इस पूरी रो को 100 से लेकर 0 तक इसको नहीं
100 से लेकर 0 तक पूरी लाइन को क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि ये 1 हो जाए। ठीक है ना। मान लो कोई बच्चा कह सकता कि मेरा तो नेगेटिव था -5 यहाँ, और गुरुजी -5 यहाँ धरा है तो -20 आए। आपने कहा था मिनिमम, तो -20 तो मिनिमम ही हुआ। तो इसीलिए ऐसे बच्चे के लिए हमने लिख दिया कि वो एलिमेंट लेते हैं जो 0 बड़ा हो, पॉजिटिव हो। तो कह जी मैं तो ध्यान दिया इस बात पर, आपने मिनिमम कहा था, मतलब मिनिमम दिया। चल तेरी बात ही मान लो, -5 से डिवाइड कर दिया और -20 को ही तेरा मिनिमम मान दिया। अब आ जा प्रोसेस पे, की एलिमेंट को 1 बनाना है तो -5 से भाग करना पड़ेगा। जब -5 से भाग देगा तो यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा, और एक्स भी कभी नेगेटिव नहीं। जिस बंदे को पता होगा वो ऐसे बेवकूफी कभी करेगा नहीं। अब जिसे पता ही नहीं, 2 दिन पहले अगर वो पूरा भगवतीपुरम घूम घूम के हाथ में हाजी मसाल लेके पेपर आउट, तो उनकी कहानी अलग। हम ये कहते हैं कि जब हमें चीज का पता नहीं है तो हम गलती करने के पूरे चांसेस में है। तो यहाँ पर नेगेटिव कभी लेना नहीं है। कोई कहेगा कि 0 लेने में क्या दिक्कत है? सर जो 0 का किसी के अपार में आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मिनिमम कहाँ रहेगा। इसीलिए अगर किसी कॉलम में, इनकमिंग के कॉलम में कोई 0 या कोई नेगेटिव होगा तो उसको कभी भी मिनिमम रेशो के पार्ट में कंसीडर। मान लो कल को ये होता -1 और ये होता -5, तो कहने की करने की जरूरत ही नहीं थी। मान लो ये 0 होता और ये -5, तो कंफर्म था 3 यहाँ पर क्या होता, किए मतलब एक ही बंदा बचा, तो वही मिनिमम वही मैक्सिमम। तो ये सबसे पहली चीज है। इस 5 को हमें क्या बनाना है, एक। अब हम जाएंगे, लिखेंगे ऑपरेशन बनेगा सर अप्लाई R2 = R2 अपॉन, क्लास में टीचर शायद करते भी हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बच्चे बताते थे कई बार कि टेबल पर टेबल बन जाती है, कैलकुलेशन कोई नहीं करता टीचर, तो बिना कैलकुलेशन में पेपर में सॉल्व नहीं होगा। तो फर्रा ले आने की अनुमति हो कि भाई फर्रा ले आना तुम्हें, टेबल लेना, तो टेबल तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। तो आपको अब सबसे पहला काम क्या करना है सर, पूरी लाइन को इस तरह से लिखना है। XB के कॉलम को ये लिखा मैंने, और मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ सर, 20, 2/5, 1, 0, 1/5 और 0, और ये रहा सर 90, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 1। सबसे पहले ये चीज लिखूंगा, टेबल नहीं बनेगी तो सबसे पहले ये कंफर्म है। अब क्या करना है, इससे इसको 0 करना है और इससे इसको 0 करना है। इस 1 से इसको 0 करने के लिए अप्लाई करोगे R1 में R1 माइनस R2, और इसको 0 करने के लिए R3 में अप्लाई करोगे R3 माइनस। मैट्रिक्स का ऑपरेशन। तो आज की डेट में जब मैं लिखूंगा R1 माइनस R2 और R3 माइनस, देखो फिर दोबारा से इतना पेशेंस अगर होगा तभी, और कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होती भाई। जिस लाइन में 0 है, जहां पर 0 है उसके ऊपर नीचे कोई चेंज ही नहीं आना, और 1 0 0 कितना, बस खाली 6 वैल्यू भरनी है मुझे, बस इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। आप कौन भूले, और 50 में से 20 गया 30, 2 में से 2/5 गया 8/5। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो पता था आपको में लगा पड़ा 2 - 2/5 जैसे वो दुकानदार लगा लगता है। फिर यहाँ पर 0 में से 1/5 -1/5। फिर कौन करिएगा, नीचे वाले में 3 से गुणा करना है। 90 में से 60 गया 30। ये लाइन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ऐसे यहां करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6/5, 5 × 10, 4/5। यहां करो सर माइनस का 3/5। देखो ये होनी सर, और वो क्या गई। अब इस पूरे हिस्से को कहां रखना है हमें जाकर, टेबल। क्लियर की बात। इसीलिए मैंने कहा 3-4 दिन लगते हैं इस टॉपिक को समझने में, फ्लो आने में। बहुत जल्दी में मैं भी नहीं हूं इसके, क्योंकि ये गया समझ सारा टॉपिक गया, बिल्कुल बचेगा नहीं तो उसमें। क्लियर की बात।
कि हमने पहले टेबल बनाई, इनकमिंग आउटगोइंग देखा, की एलिमेंट देखा, उसे 1 बनाया, 1 बनाने के ऊपर नीचे 0 किया और 0 करने के बाद जब पूरा सॉल्व आ गया अब इसे टेबल में फिट करना है। तो देखें टेबल को कैसे होगा। ध्यान देना देखो एक्स बी कितना है सॉल्व हो गया 30 20 और 30 8/5 2/5 4/5 0 1 0 1 0 0 -1/5 1/5 -3/5 0 0 1 आ गया सर। अब वो बच्चे जो ये कहते हैं गुरुजी आपने कहा था कि आइडेंटिटी वाले कॉलम का डेल 0 आएगा, लेकिन मेरा तो नेगेटिव आ रहा, एक बार देख लो आप। तो गलती कहां करते हैं पता है, यहां पर आपने चेंज किया x2 किया, वो यहां पर 0 का 0 ही लिखते हैं, तो भूल जाते हैं कि यहां चेंज होना। यहां पर क्या आता है, इसका कोफिशिएंट आना चाहिए जो z के अंदर है, कोफिशिएंट कितना है इसका, तो बस वो एक दिन वाला बच्चा यही गलती करता है, वो इसे चेंज करना भूल जाता है जल्दबाजी में और बाद में कहता है कि मेरा तो आई नहीं रहा बस। अब आप देख लो ये डेल आपके 101% 0 आएंगे, चेक करके देख सकते हो आप भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले से माइनस करो। अब देखो जेड पे ध्यान दो, जेड पे जेड बराबर कितना आ गया इस बार 200 आ गया, 0 से तो बढ़ गया, मैक्सिमम की ओर जा रहे हैं ना, मिनिमम होगा तो नीचे भी हम मैक्सिमम सवाल करना है। अब गौर करें दोबारा से डेल लिखे, अब प्रोसेस वही है 0 20/5 और 0 जोड़ने पे 20/5 आएगा और सर ये आपके लिए है 0 हो गया 4 - 4। फिर गौर करिए x4 0 10/5 तभी लगा क्लास में और उस बेवकूफ ने गलती करी। ये क्वेश्चन पता क्या हो गया, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में सवाल हो गया, अगले वाले को पता ही नहीं मैं सवाल कौन सा क्या कर शुरू में ही उनने देखा 2 टेबल में सवाल खत्म हो रहा, वो ढूंढ के घर से लाया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये तो मक्कारी हो रही है, हम पागल हैं, लोग हमें लगता है वही तो पढ़ना, वही तो पढ़ा रहा, वही तो वही करा रहा, वही हम भी कर रहे हैं, हो जाएगा। हम सिखा रहे हैं, आदमी कहेंगे पासिंग होगा, जो दिख रहा वो समझ आ रहा बस। इस जगह पर गौर करिए तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में खत्म हो गया, बिकॉज सारे डेल यहां पर क्या हो गए 0 और 0 से बड़े, फिनिश। कोई कैसा कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने भी सीखना है। सवाल क्या है, ये कौन है सर, बेसिक 3 2 5 3 2 5 इनके डेल तो 0 आएंगे, लेकिन जो नॉन बेसिक है वो कौन है x1 और x4, उनका डेल अगर 0 आ गया फाइनल टेबल में, समझ लो वहां पर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा। देखो ये 0 आ गया, एक पहचान और जेड के कोफिशिएंट कितने हैं 4 और 10, कितना रेशो आएगा। और देखो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है x1 x2 वाली, उसका रेशो देखो कितना है, जब जेड का कोफिशिएंट का रेशो आपकी इक्वेशन कोफिशिएंट के रेशो के बराबर होता है, ऐसी जगह पर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आता है। तो चलो फिलहाल हम अल्टरनेटिव की बात नहीं करेंगे, हम लोग रायता नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लिखा कैसे जाएगा ऐसे, हियर और डेल के लार्जर देन इक्वल टू 0, सो वी गेट एन ऑप्टिमल क्या सॉल्यूशन। अब कोई कहे सॉल्यूशन क्या हुआ सर आपका, तो भाई मेरे मेन वेरिएबल कौन थे x1 और x2, तो देखो x2 का आंसर तो यहां से मिल गया, x1 नहीं है, x1 क्या होगा जो नहीं है उसका मतलब क्या है नॉन बेसिक, और नॉन बेसिक हमेशा क्या होता है 0।
तो ऐसे लिखेंगे सर आंसर आप, ये होगा सॉल्यूशन। और z बराबर तो आपको वैसे भी निकल के आ रहा है, वैसे भी निकल के आ रहा है, z बराबर कितना, चाहे क्वेश्चन में रख के देख लो z में, तो यहाँ से लिख दो और क्वेश्चन। और सवाल में क्या होता, ये फिर नेगेटिव आ जाता मान, तो फिर क्या होता, फिर इनकमिंग, फिर आउटगोइंग, बस यही चलता रहेगा, और कुछ नहीं है। सवाल लंबा छोटा बस यही है। आपका टीचर जो करा रहा है उसका -2 आएगा, है ना, उसे क्या आएगा -2, वो लिखेगा और डेल j less than equal to 0, we get an optimal solution and solution is, that's our question। लेकिन ऐसा सवाल लेने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि सवाल में कम से कम 2 बार तो कम से कम ऑपरेशन लगे, तो कल जब हम करेंगे अपना सवाल करेंगे पहले, ठीक है। तो क्लास का सवाल आपके सामने, आंसर आपके सामने, चाहे तो टीचर को आज जाके दिखा देना कि गुरुजी मैंने किया है सवाल, सिखा रहा हूँ क्लास में, तो मत दिखाइए, है ना, तो सिखा रहे तब देखिए कि गुरुजी मैंने ये सवाल किया। जिससे क्या होता है कि वो मेथड में सहमति दे दे एक बार, ताकि उसमें बैठना हो कि गुरुजी आपने जो माना, और आप लोग को वाली बात क्लियर करना है। हम तो आज दिखा देंगे जी, वो सही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिखा देना ब्रो। ऐसा मैंने क्वेश्चन किया, ऐसे समझ से कर रहा था मैं, आपने गलत ना, आपने फॉर्मूला ये लिया सर, उसने ये लिया सर, ये ठीक है ना सर। जब वो नाम तो करेगा तो ठीक है, पर करेगा नहीं सर, समझ आ रहा बुक ही दिखा देंगे। हाँ, बुक भी कर नोट्स दिखा दिए, खोल के मुझे ये 0 × 30, 10 × 30, 0 × 30 जोड़ दो, क्या वहां रखना पा देगी, तब भी वही है, ठीक है ना सर। ये एक सवाल था आपके लिए, अभी ये झुमकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है।